हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट्स से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन होता है, अगर हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट्स से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि मैंने कहा था कि जो भी हमारी फिक्स एसेट्स है उनकी जो डेफिनेशन है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और किस इंटेंशन से हम उसको अपने बिजनेस में रखते हैं, ये हमने हमारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स चैप्टर में बहुत अच्छे से कर लिया है। और वहाँ से हमें ये पता चला कि कोई भी फिक्स एसेट्स होगी हम हमेशा उसको उसके नाम से, खुद के नाम से हम हमारी बुक्स में एंट्री देते हैं, क्योंकि उसको हमारे यहाँ पे रखने का जो इंटेंशन होता है वो सेल आउट करके प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो आगे बढ़े उससे पहले आप जल्दी से हमारे फिक्स एसेट्स के चैप्टर को, फिक्स एसेट्स के डेफिनेशन को रिकैप करके आप जल्दी से आ जाइए। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आ सकती है। देखिए, सबसे पहले ये इंटीमेशन होगी, हमें ये दिखाया देगा कि हमने कोई न कोई फिक्स एसेट्स परचेज की है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो पहली सिचुएशन जहां पे हम किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं या फिर परचेज में दोनों में फ़र्क क्या हुआ। देखिए, पहले परचेज का मतलब हुआ कि यहाँ पे हमने एक रेडीमेड मशीन थी, रेडी टू यूज़ मशीन थी, उस मशीनरी को किसी भी दुकान या शॉप या फैक्ट्री से परचेज किया और हमारे यहाँ पे लेके आ गए। कई बार ऐसा हो सकता है कि मशीनरी की जो साइज हो वो इतनी बड़ी हो सकती है कि वहाँ पे हम डायरेक्टली मशीनरी को परचेज ना करके उसको टुकड़ों टुकड़ों में लेके आएंगे और हमारे यहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन और फिक्सेशन जो है वो हमारे यहीं पे भी हमारे बिजनेस की लोकेशन पे करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क आ जाएगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली सिचुएशन जहाँ पे हमने कोई फिक्स एसेट्स को परचेज की है, परचेज करते समय दो ही बातें हो सकती है, या तो आपने उसको क्रेडिट में परचेज किया है या आपने कैश में परचेज किया है। क्रेडिट परचेज का मीनिंग ये हुआ कि आपने क्या किया है, वो आपने पार्टी से उधार में परचेज किया है, एक सर्टेन टाइम के बाद में आपको उस पार्टी को पेमेंट करना है। तो या तो आपने क्रेडिट में परचेज किया है या आपने कैश में परचेज किया है। पहले हम धीरे धीरे आराम से एग्जाम्पल के साथ में फंडामेंटल पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली सिचुएशन जहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है, तो आपके पास सामने कैसा एग्जांपल आएगा, जैसे आएगा परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ रुपीज 1 लाख फ्रॉम मैसर्स में कोई भी बिजनेस का नाम ले लीजिए, मैसर्स राम एंड सन्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय मैंने आपसे कहा था हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारी कोई फिक्स एसेट्स होगी हमेशा उसके नाम से हम उसको एंट्री देंगे। तो सिचुएशन में क्या हुआ, परचेज हुआ और वो मशीनरी का हुआ। चूंकि मशीनरी हमारे लिए क्या हो गई, जो हमारे लिए मशीनरी है, जो हमें सबसे पहला अकाउंट मिला, हमने कहा ये हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है। दूसरा जो अकाउंट मिला वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैश में ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट में। तो फिलहाल मैसर्स राम एंड सन्स एक बिजनेस फर्म में
जिससे हमने ये माल खरीदा है, ये मशीनरी खरीदी है। चूंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम इस ट्रांजैक्शन को उधार ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। तो दूसरा जो हमें अकाउंट मिल रहा है, पहला अकाउंट मशीनरी अकाउंट मिला इस ट्रांजैक्शन में, दूसरा अकाउंट जो मिला है वो मिला है मेसर्स राम एंड सन्स। ठीक है, उधार खरीदा है तो हमारी बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी के फॉर्म में खड़ा हो जाएगा। तो अब इसकी अकाउंटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो पहली सिचुएशन है जहां पे मशीनरी को फिक्स एसेट से खरीदा है, मशीनरी एज ए फिक्स एसेट्स हमने खरीदी है। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, क्या हो गया, एसेट्स अकाउंट हो गए। और एसेट्स अकाउंट के मैंने कहा बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं, और अगर ये बैलेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम इसे डेबिट करेंगे। तो हम करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, सेकेंड जो सिचुएशन है, इसी के अंदर अगर मैं इसको मॉडर्न अप्रोच से करने की कोशिश कर रहा हूं, मॉडर्न अप्रोच में मैंने कहा राम एंड सन्स, क्योंकि माल हमने उधार खरीदा है, वहां से मशीनरी उधार खरीदा है, फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को हमें उस लायबिलिटी का भुगतान करना पड़ेगा। और लायबिलिटी के मैंने कहा नेचुरल बैलेंस होते हैं, वो हमेशा क्रेडिट होते हैं और इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमें फ्यूचर में और लायबिलिटी हमारी बढ़ गई है, हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी क्रेडिट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू मेसर्स राम एंड सन्स ₹1 लाख, और यहाँ हम उसका नरेशन लिख देंगे बीन मशीनरी परचेज फ्रॉम राम एंड सन्स। ये हमने हमारा नरेशन लिख दिया यहाँ पे। तो इसी ट्रांजैक्शन को पहले हमने समझा मॉडर्न अप्रोच से। अब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को समझना चाहूँ कि भाई मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से करूँगा, तो जो मेरी मशीनरी अकाउंट है वो मेरा रियल अकाउंट है, जो मेरा मशीन अकाउंट है वो मेरा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का मतलब मैं क्या होता है रूल, व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसे डेबिट करते हैं। मशीनरी आई है, इसके लिए मैं इसको डेबिट कर दूंगा। और राम एंड सन से वो मेरा क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए। राम एंड सन से वो मेरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गए। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में अगर आप गिवर की पोजीशन में होते हो, तो आपको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू मेसर्स राम एंड सन्स। कोई भी अप्रोच से जो आपको समझ में आए फॉलो कर लीजिए। ये मैंने ट्रांजैक्शन कहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, जब आपने उधार में खरीदा हो। अगर यही मेरा नकद का ट्रांजैक्शन हो जाए तो ट्रांजैक्शन ये हुआ हमारे सामने, परचेज ऑफ मशीनरी, सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन लिया मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम राम एंड सन्स फॉर कैश। फर्म का नाम भी आ गया और साथ में नकद भी आ गया। तो फर्म का नाम आ गया, नकद भी आ गया। सोचते हैं क्या ट्रीटमेंट करते हैं, जल्दी से ढूंढते हैं। पहले अकाउंट, हमारा जो पहला अकाउंट जो हमें मिला है वो कौन सा मिला है, वो मिला है मशीनरी अकाउंट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मशीनरी के 2 रीज़न, चाहे तो आप मॉडर्न अप्रोच से कर लीजिए, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से कर लीजिए। दोनों ही स्थिति में मशीनरी अकाउंट तो डेबिट होने वाली है, अभी हम पहले सीख चुके हैं। बात करते हैं फ्रॉम राम एंड सन्स। 2 अकाउंट हमें मिल रहे हैं, एक तो नकद वाला अकाउंट मिल रहा है और एक राम एंड सन्स का अकाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मशीनरी का पार्ट, मैंने एस्पेक्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैंने पहले ए नंबर इलस्ट्रेशन के अंदर, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। अब मैं बात करता हूं इस सिचुएशन को, जिसको भी पहले भी मैं बहुत सारे एग्जांपल देके समझा चुका हूं। तो अगर मैं कैश की बात करूं, चलिए ये मेरा कैश अकाउंट है। मान लीजिए मैं ट्रेडिशनल अप्रोच में करता हूं, मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से करता हूं, तो ये क्या हो गया, कैश मेरा एक रियल अकाउंट है।
ट्रेडिशनल अप्रोच में कैश मेरा एक रियल अकाउंट है और चूंकि मशीन खरीदते समय आपका ये पैसा चला गया है तो व्हाट गोज आउट जो जाता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैश अकाउंट क्या हो गया, रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। कैश का बैलेंस कम हो रहा है तो 2 हम लिख देंगे कैश अकाउंट 1 लाख। अगर मैं इसको मॉडर्न अप्रोच से फॉलो करना चाहूं तो मैंने कहा मेरा जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच में जो मेरा कैश अकाउंट है वो मेरी एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है और एसेट्स का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो मैं डेबिट, अगर नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स अगर मेरी इंक्रीज होती है तो मैं इसे डेबिट करता हूँ। इस ट्रांजैक्शन में हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमने किसी को भुगतान किया है तो यहाँ डिक्रीज वाली स्थिति आ रही है तो नेचुरल बैलेंस के रिवर्स के अगेंस्ट में ट्रांजैक्शन है, यानी कि मैं इसको क्रेडिट करूँगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे कैश लिख दिया। जो आपकी मर्जी हो वो कर लीजिए। और राम एंड सन्स भी एक अकाउंट आया है जो गिवर की पोजीशन में है। तो मैं आपको पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि राम एंड सन्स बोल रहा है कि भैया मुझे भी क्रेडिट कीजिए, पर मैं इस अकाउंट को क्रेडिट नहीं करूंगा। उसका रीज़न मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से बताया है। राम एंड सन्स ट्रेडिशनल मेथड में मैंने कहा कि राम एंड सन्स जो है उसके अंदर इस ट्रांजैक्शन में गिव और टेक की रिलेशनशिप कंप्लीट हो रही है, फ्यूचर में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं या मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो राम एंड सन्स के साथ अगर मैंने ये कहा था कि अगर कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर आपके डेबिट और क्रेडिट के एडिशनल रूल नंबर 1 पे जाइए। एडिशनल रूल नंबर 1 और 2 मैंने आपको समझाया था। मैंने कहा कहीं पे भी अगर आपके कौन सा अकाउंट है, ये वाला, ये अकाउंट है हमारा, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कभी भी रियल अकाउंट के साथ में पर्सनल अकाउंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है या कभी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ में पर्सनल अकाउंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम उसको वहीं से ही हटाकर टाटा बाय बाय बोल देंगे, उसको आगे कैरी नहीं करेंगे। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे हम राम एंड सन्स को आगे लेके न जाके कैश अकाउंट को लेंगे। परंतु अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूँ तो मैंने कहा मॉडर्न अप्रोच के अंदर राम एंड सन्स ने आपको मशीनरी दी और उसके बदले में आपने उसको कैश दे दिया, यानी कि फ्यूचर की कोई रिलेशनशिप अब आपकी उसके साथ में नहीं है। जो किसी भी ट्रांजैक्शन का एक्सचेंज का पार्ट होता है, एक्सचेंज का मतलब एक वस्तु दी जाती है और एक वस्तु ली जाती है। उसने आपको मशीनरी का सप्लाई किया, ठीक है, और उसके बदले में आपने उसको नकद दे दिया। इस ट्रांजैक्शन की वजह से अब आपको राम एंड सन्स के साथ में किसी भी तरह की फ्यूचर की ना तो लायबिलिटी ना एसेट्स की रिलेशनशिप रहेगी, और अगर रिलेशनशिप नहीं रहती है तो हम उसे बुक्स में नहीं लेके आते हैं। इसलिए मैसेज राम एंड सन्स को हम यहीं पे टाटा बाय बाय कह देंगे। ये पार्ट हम पहले भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो हमने अब तक ये कहा कि वो सिचुएशन जहाँ पे हम अभी मशीनरी परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के 2 तरह के ट्रांजैक्शन, जहाँ पे आपने या तो उधार खरीदा या आपने नकद खरीदा, ऐसी स्थिति में आप कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर हमारी जो मशीनरी है हम टुकड़ों में लेके आए हैं और हमारे यहाँ पे इंस्टॉलेशन उसको कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे मशीनरी का जो अब मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी जो है हमारी साइट हमारी लोकेशन पे ही किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं। तो अब तक हम क्या देख चुके हैं कि अगर फिक्स एसेट्स को डायरेक्टली बाई करके यूज़ कर रहे हैं, यानी कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, चाहे हमने उसे कैश में किया या हमने क्रेडिट में किया,
इसका जनरल के अंदर कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो देख लिया। अभी हमें ये समझना है कि जो हमारी फिक्स एसेट्स है, अगर हम वो कुछ इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट मांग रही है, यानी कि बड़ा होने की वजह से हो सकता है कि हमने उसको पार्ट्स में खरीदा और हमारी लोकेशन पे हम उसको असेंबल्ड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिक्स एसेट्स की कॉस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, बुक्स में कैसे लेके आना है। तो हमें सिर्फ ध्यान इतना रखना है, जब तक कि कोई भी नई एसेट्स रेडी टू यूज नहीं हो जाती है, रेडी टू यूज, ठीक है, रेडी टू यूज नहीं हो जाती है, तब तक के जितने भी खर्चे हैं रेडी टू यूज नहीं हो जाती है, तब तक आपके जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आपको फिक्स कॉस्ट में ही ऐड करने हैं, उसी के नाम से ऐड करने हैं। मैंने कहा, अभी एग्जांपल लिया था, हमने कहा हो सकता है कि हमारी जो फैक्ट्री है वो यहाँ जोधपुर में स्थित है। हमारी फैक्ट्री यहाँ पे, जहाँ पे मशीनरी का इंस्टॉलेशन होने वाला है, और हमने ये जो मशीन है मान लीजिए मुंबई या अहमदाबाद से खरीदी है। तो क्या क्या खर्चे आएंगे, देखिए खर्चे ये होगा, सबसे पहले हमें वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा तो आपके सामने क्वेश्चन में ये स्थिति होगी कि मशीनरी इंस्टॉलेशन या मशीनरी परचेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम मुंबई टू जोधपुर ₹10,000। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो 10,000 है इसको हमारे यहाँ पे एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट करें, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, या कुछ और ट्रीटमेंट इसका करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। इसके अलावा हमें पैकिंग की कॉस्ट भी आ सकती है। मशीनरी को मान लीजिए स्पेसिफिक टाइप की मशीन खराब ना हो, उसमें किसी तरह का डैमेज ना हो, तो हमने स्पेसिफिक पैकिंग करके वहाँ से मंगाई, तो वो भी हमारी कॉस्ट हो सकती है। साथ ही साथ लेबर या एनी अदर इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर आप पे करते हो, तो ये सारे के सारे खर्चे जो है हमारी बुक्स में हमें नहीं लाने हैं। इनमें से कोई भी खर्चे जब तक कि मशीन रेडी टू यूज साइट पे नहीं हो जाती है, रेडी टू यूज नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी खर्चा उसके नाम से हमारी बुक्स में नहीं आएगा। तो सर क्या करना है हमें ऐसी स्थिति में? ये हमारे जितने भी खर्चे थे, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के हमारे 10,000 खर्चे थे, पैकिंग के 2,000 रुपये खर्चे लगे, लेबर ने मशीन उतरवाई और चढ़वाई, इस तरह के जो खर्चे हुए मान लीजिए ये 20,000 रुपये खर्चे हो गए, तो टोटल हो गए ये 32,000। तो हमको इन खर्चों को किसी भी एक्सपेंसेस हेड में बुक नहीं करना है। हमें ये जो कॉस्ट है जो हमारी मशीनरी थी उसकी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होने का मतलब हुआ आप एंट्री करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, आपने अगर मान लीजिए कैश किया या चेक से पेमेंट किया तो आप बैंक कर दीजिए। तो आप मीनिंग समझ गए? जहां पे आपके क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि ये पैकिंग एक्सपेंसेस, ये लेबर के चार्जेस या ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट किसी स्पेसिफिक न्यू मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए हुए हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। आप उस खर्चे को डेबिट कर दोगे, आप उसको लेबर को डेबिट कर दोगे, आप पैकिंग को डेबिट कर दोगे या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डेबिट करोगे, जो हमें जरा भी नहीं करना है। अप टू रेडी टू यूज, जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाती है हमारी साइट पे,
मान लीजिए इंस्टॉलेशन के बाद में आपने एक बार उसका ट्रायल ले लिया, उस ट्रायल में भी आपका कुछ मटेरियल खराब हो गया, ठीक है, तो जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो सकती है, वो ट्रायल के जो एक्सपेंसेस है, कोई भी इंजीनियर ने जिसने इंस्टॉलेशन चार्ज किया है, वो सारे के सारे खर्चों के नाम से ना आके उस स्पेसिफिक मशीनरी या उस स्पेसिफिक एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होंगे। ये हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो हमने जो सिचुएशन देखी, उस सिचुएशन में क्या था अब तक, उस सिचुएशन में हमारे सामने ये आया था कि जब हमने कोई भी मशीनरी, कोई भी एसेट्स अगर परचेज की अगर हमने, तो हमने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा, ठीक है, हमने जब कोई भी स्पेसिफिक एसेट्स परचेज की उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा, साथ ही साथ अगर उसको इंस्टॉल करते हो, हमारे यहाँ पे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितने भी चार्जेस है, हमने कहा मशीनरी के अकाउंट में ही डेबिट होंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके साथ साथ में हमें एक और खर्चा आ सकता है, वो हो सकता है मशीनरी के इम्प्रूवमेंट के रूप में अगर कोई खर्चा होता है। अगर यहाँ पे हमारी कोई भी मशीनरी है, उसका अगर इम्प्रूवमेंट अगर आप करते हो, तो उसके रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मशीनरी का जो इम्प्रूवमेंट का एक्सपेंसेस है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से हम हमारी बुक्स में करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट करते समय मशीनरी के जो खर्चे होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं। पहला पार्ट वो हुआ जब जो हमारा एक्सपेंसेस है, अगर एक्सपेंसेस से हमारी एग्जिस्टिंग बिजनेस कैपेसिटी या हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर इम्प्रूवमेंट होती है, इंक्रीज होती है, तो ऐसी स्थिति जहां पे मान लीजिए आपकी मशीनरी, अगर आपकी मशीनरी का एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन जो है हमारा, मान लीजिए पर डे 10,000 यूनिट है या पर मंथ 10,000 यूनिट है, आपने उसके ऊपर कोई खर्चा किया, क्वेश्चन का इंडिकेशन है कि ₹20,000 स्पेंड ऑन मशीनरी एंड बिकॉज ऑफ विच ओवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी इज इंक्रीज बाई 20%। अब खर्चे का नाम होगा यहाँ पे, तो ठीक वैसे ही मैंने कहा, अगर हमने ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट चैप्टर में जाइए, वहां मैंने कहा था कि ये थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, आगे मैं इसका प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा कि इन खर्चों का फर्क क्या होता है। तो हमने वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन की थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने कहा कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी में अगर इंक्रीज होता है, अगर कोई बढ़ोतरी होती है, तो वो खर्चे के नाम से ना आके उस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ऐड होने का मतलब हुआ हम डेबिट उस मशीनरी को ही करेंगे, सेपरेट खर्चे का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना करके मशीनरी अकाउंट डेबिट। मान लीजिए ये आपने 25,000 रुपीज़ का किया और टू मान लीजिए कैश किया, तो ये 25,000 रुपीज़ आपने एक्सपेंसेस इंडिकेट कर दिया। मीनिंग क्या हुआ, बहुत सिंपल है। मीनिंग ये है कि अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अगर बिजनेस में किया जाता है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बिजनेस में किया जाता है, तो उस केस में जो हमारी फिक्स एसेट्स है उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे, न कि उस खर्चे को खुद के नाम से एंट्री देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपने कोई खर्चा किया पर उससे आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में कोई इंप्रूवमेंट ना होके, टू मेंटेन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, ये अपन बहुत अच्छे से कर चुके हैं हमारे कैपिटल ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो मेंटेन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, आपके यहाँ पे मशीनरी है खराब हो गई या प्रॉपर काम करे, उसके लिए आपने रूटीन मान लीजिए रिपेयर का काम करवाया, ग्रीसिंग का काम कराया या किसी पार्ट को भी रिप्लेस कर दिया। खर्चा चाहे वो बड़ा था,
बात समझना, खर्चा बड़ा था उससे भी फर्क नहीं पड़ता है हमें। पर्पस जो था सिर्फ ये था कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मेंटेन रह जाए। अगर वो खर्चा नहीं करते थे, इंजन का कोई पार्ट खराब हो गया, अगर वो खर्चा नहीं करते थे तो मशीनरी हो सकता है नेक्स्ट वर्किंग डे में काम करना ही बंद कर दे। यानी कि ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जिसका जो पर्पस है वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज ना करके उसको मेंटेन स्मूथली रन करने के लिए किया जाता है, ऐसे खर्चे हमेशा खुद के नाम से आएंगे, वो कभी भी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो सभी चीज़ें अपनी एक्सपेंसेस के नाम से बुक्स में आएंगे, नेम से एंट्री देंगे। और ये हम पोर्शन जो है वो बहुत अच्छे से कर चुके हैं। हमारा जो चैप्टर था कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहां पे हमने आपको ये समझाया था कि अगर हमारा कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझाया था। ऐसी स्थिति में वो खर्चा खुद के नाम से बुक्स में आएगा। रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मान लीजिए कोई पार्ट परचेज किया तो वो अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। ऐसे जो भी एक्सपेंसेस आया उस एक्सपेंसेस को उसके खुद के नाम से हम बुक्स में डेबिट करेंगे। और यही खर्चा अगर हमारा एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के इंप्रूवमेंट के लिए होता है तो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है। हम उस खर्चे को खर्चे के नाम से न डाल के मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करेंगे। और मशीनरी की कॉस्ट का मतलब ये हो गया जो पर्टिकुलर एसेट्स है उसको हमने डेबिट कर दिया। तो हमने अब तक 3 तरह की सिचुएशन देखी। पहली हमारी रूटीन परचेज के लिए देखा कि इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। हमने कहा हमारा जो इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन करते समय जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे रेडी टू यूज़ तक के जितने भी खर्चे हैं, रेडी टू यूज़ तक के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे हमारी मशीनरी के नाम से डेबिट होंगे। साथ ही साथ हमने बताया कि कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है जहाँ पे कॉस्ट में हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसे खर्चे भी हमारी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह की स्थिति हो गई जहां पे हमारी मशीनरी के ऊपर हमें बिजनेस में खर्चा करना पड़ता है। अब ये तो बात कर दी फिक्स एसेट्स के परचेज के लिए या खरीदते समय हमारा ये एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे फिक्स एसेट्स का। अगर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, अगर हम सेल आउट करते हैं, यानी कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हम कर रहे हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अगर बेचते हैं, या दूसरा वर्ड कर दीजिए डिस्पोज ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर हम हमारी यहाँ से हमारी एसेट्स को निकाल के फेंक देते हैं, काम मशीनरी मान लीजिए खराब हो गई, उसको हमने सेल आउट कर दिया, ऐसी स्थिति में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। हमने देखा अगर खरीदते हैं तो किन किन चीज़ों को मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अब देखेंगे अगर मशीनरी हम ऑलरेडी बुक्स में खरीद चुके हैं, ऑलरेडी बुक्स में है, और अब आपने कोई रीजन से ये डिसाइड किया कि इस मशीनरी को मुझे बेचना है, डिस्पोज ऑफ करना है, बिजनेस से निकाल के बाहर फेंकना है, ऐसी स्थिति में आपकी बुक्स में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो हम देख रहे हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसके अंदर उस एसेट्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जो हमारी बैलेंस शीट है, मान लीजिए कोई भी मशीनरी थी, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 30,000 रुपीज़ हमारी बुक्स में है, क्योंकि जो मशीनरी हमारे पास है उसी को तो हम बेचेंगे। और अगर मशीनरी हमारे पास है
इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बुक्स में उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना है कि उसकी वर्तमान में, इसे बोलते हैं बुक वैल्यू, कि भी उसकी बुक वैल्यू कितनी है। जब तक ये बुक वैल्यू आपको पता नहीं है तब तक आप किसी भी स्थिति में सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपको आपके क्वेश्चन के अंदर छोटा सा हिंट होगा, उसकी बुक वैल्यू मशीनरी बेची 1,50,000 रुपए में, जिसकी बुक वैल्यू 30,000 रुपीज है। इस तरह का आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई इंडिकेशन, कोई ना कोई हिंट तो जरूर होगा। उस हिंट के आधार पर ही आगे का सफर हम तय कर पाएंगे कि इसका हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो 3 तरह की कंडीशन हो सकती है जब हमारी एसेट जो हम सेल कर रहे हैं वो एट पार बिकी है। एट पार का मतलब ये हुआ एट पार जो प्रैक्टिकली होता नहीं है, फिर भी चलिए मान लीजिए 8 पार पे सेल आउट हुई है। सेल आउट जो हुई है वो 8 पार का मतलब होता है कि जो हमारी बुक वैल्यू थी उसके इक्विवेलेंट ही हमारी सेल प्राइस थी। यानी कि हमारी बुक वैल्यू थी बुक्स में 30,000 रुपीज़, ठीक है, हमारी बुक में वैल्यू थी 30,000 रुपीज़ और हमने इस एसेट्स को 30,000 रुपीज़ में ही बेचा है। पहली स्थिति ये हो सकती है। सेकंड स्थिति क्या हो सकती है, जहाँ पे हमारी बुक वैल्यू जो थी वो 30,000 रुपीज़ थी और हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो मान लीजिए 40,000 रुपीज़ है। यानी कि जहाँ पे सेलिंग प्राइस इज हायर देन बुक वैल्यू, हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू 30,000 रुपीज़ है परंतु हमने उसको 40,000 रुपये में बेचा है। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पुरानी एसेट्स की, एंटिक आइटम्स की भी बहुत अच्छी अच्छी वैल्यू हमें मिलती है। हो सकता है कि हमारे लिए यूजफुल ना हो, इसके लिए हमने उसको डिस्पोज ऑफ करने का निर्णय किया और किसी और के लिए वो एसेट्स काम में आ रही हो, उसने हमें हमारी बुक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू दे दी। यानी कि हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट हो रहा है ₹10,000, ठीक है, क्यों हमारी बुक्स में जब 30,000 रुपीज़ की वैल्यू थी, 30,000 का माल अगर आप 40,000 में बेचते हो तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि सर कहीं न कहीं 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हमें उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम समझेंगे। तीसरी स्थिति वो हो सकती है जहाँ पे हमारी बुक वैल्यू जो थी वो तो 30,000 थी परंतु हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो ओनली 25,000 ही मिली, वो हमें ओनली 25,000 ही मिली। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ जहाँ पे हमारी बुक वैल्यू और बुक वैल्यू इज लेस देन सेलिंग प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू, तो यहाँ पे एक 5,000 का हमें लॉस हो रहा है। उस लॉस को कैसे ट्रीट करना है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली स्थिति ये हुई जहाँ पे हमारी जो एसेट्स है वो 30,000 रुपीज़ की थी और हमने 30,000 में ही उसको बेच दी। ये मैंने कहा कंप्लीट डिस्पोज ऑफ हो गया। आपको ध्यान ये रखना है, अगर कंप्लीट डिस्पोज ऑफ करने की जगह अगर आप पार्टली डिस्पोज ऑफ करते हो, अगर पूरी नहीं बेचते हो तो पार्टली डिस्पोज ऑफ करते समय आपको ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जितने में बिकी है उतने में आप उसको सेल आउट कर लीजिए, जितने में बिकी है वही आप सेलिंग वैल्यू डिसाइड करके एंट्री कर लीजिए। परंतु जब आप कंप्लीट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो हमने यहाँ देखा कि ये ट्रांजैक्शन हमें कैसे मिलेगा, हमें ट्रांजैक्शन मिलेगा मशीनरी वर्थ रुपीज, मशीनरी सेल ₹30,000 फॉर कैश। ये ट्रांजैक्शन लिखा फॉर कैश,
नीचे लिखा है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू 30,000, इस वैल्यू की भी 30,000 थी। हमें जल्दी से हमारे अकाउंट्स को ढूंढना है। हमें एक तो मशीनरी मिल गई और एक हमें कैश मिल गया। तो जो मेरी मशीनरी है, मैंने कहा जो मेरी मशीनरी है वो हमारे लिए एसेट्स है, और इस ट्रांजैक्शन के अंदर मेरी बुक वैल्यू कितनी थी मशीनरी के अंदर, जो मेरी बुक्स थी वो थी 30,000 से रुपीज़ से, और वो पूरी की पूरी डिस्पोज ऑफ हो गई है, वो पूरी की पूरी सेल आउट हो रही है। तो मेरे यहाँ पे ये मशीनरी का क्या हो रहा है, मशीनरी मेरे यहाँ से जा रही है, ठीक है ना। तो रियल अकाउंट अगर मानेंगे तो चूंकि वो गोज आउट जा रही है, इसके लिए उससे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और अगर मैंने मॉडर्न अप्रोच कहा तो मॉडर्न अप्रोच में मैंने कहा जो भी हमारी एसेट्स होती है उनके नेचुरल बैलेंस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। जो भी मेरी एसेट्स है उनके नेचुरल बैलेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट हो रहे हैं, और चूंकि ये घट रही है इसलिए मैं इसको क्रेडिट करूँगा। तो मशीनरी अकाउंट को मुझे पता चल गया कि मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। और दूसरा जो अकाउंट यहाँ इफेक्ट आ रहा है वो मेरा कैश का अकाउंट है। कैश भी मेरे लिए क्या है, एक एसेट्स है, नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है। क्योंकि यहाँ पे मशीन बिकेगी तो मेरे पास कैश आएगा, इसके लिए मैं उसे क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। चूँकि मेरे यहाँ से पूरी 30,000 की मशीनरी जा चुकी है और सामने मुझे 30,000 रुपीज़ कैश आ चुका है। तो ये पहला ट्रीटमेंट हुआ जहां मैंने हमारी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया, और डिस्पोज ऑफ उस वैल्यू पे किया जितनी मेरी बुक्स में वो कैरी कर रही थी। दिक्कत कब आएगी, जब सेकंड सिचुएशन हुई हमारी, जहां पे मैंने कहा कि जहां पे मेरी जो बुक वैल्यू है वो थी 30,000 रुपीज़, मशीनरी की बुक वैल्यू जो थी वो थी 30,000 रुपीज़, पर मेरी जो सेलिंग प्राइस हो गई वो 40,000 रुपये है। यानी कि यहाँ पे जो पैसा मिला है, ट्रांजैक्शन इस तरह से होगा कि मशीनरी सोल्ड रुपीज़ 40,000 और ब्रैकेट में लिखा होगा फॉर कैश, और ब्रैकेट में लिखा होगा बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 30,000। तो जो एसेट्स जो है हमारी यहाँ पे जो एसेट्स अकाउंट है, यानी कि जो मशीनरी अकाउंट है, हमने कहा हमारी जो मशीनरी अकाउंट है वो हमारे लिए एसेट्स अकाउंट है। चूँकि बिजनेस में ये बाहर निकल रही है तो इसके नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, इसके लिए हम उसे क्या करेंगे, हम इसे क्रेडिट करेंगे। पर दिक्कत ये आएगी कि मेरे यहाँ पे जो मशीनरी है वो केवल 30,000 की ही वैल्यू में है बुक्स में, तो मैं मशीनरी को 30,000 से ऊपर तो बुक नहीं कर सकता हूँ। इसके बदले में जो हमारा कैश था वो भी मेरी एक एसेट्स है, उसका नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, और ये चूंकि इस ट्रांजैक्शन में कैश बढ़ रहा है पर वो है 40,000 रुपये, तो मैं 40,000 रुपये मेरे पास आ रहा है, कैश बैलेंस 40,000 से आ रहा है, तो मेरा कैश जो डेबिट होगा वो 40,000 रुपये होगा। तो मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट रुपीज़ 40,000 रुपये, और टू मैंने कहा नीचे वाले बॉक्स में, टू मैंने कहा मशीनरी जो थी वो ओनली मेरी 30,000 थी। तो क्या मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा हो गया, नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने कहा जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो जितना आपका डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। चूंकि डेबिट केस के अंदर 40,000 रुपये आ रहे हैं और जो मशीनरी है हमारी बुक्स में 30,000 रुपये की ही है, तो मैक्सिमम वो कितनी जाएगी, 30 की जाएगी। तो 10,000 रुपये का मैं क्या करूं इस 10,000 रुपये का, तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें हो रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, या जो भी आपकी फिक्स एसेट्स का नाम है, एक अकाउंट मिल रहा है, वो मिल रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी।
कौन से अकाउंट हो गए हमारे, ये हमारा हो गया इनकम का अकाउंट। और जो भी हमारा इनकम का अकाउंट होता है उसका नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है, और इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 10,000 रुपये से हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। डेबिट हुआ 40,000 रुपये कैश, उसके अगेंस्ट में मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ 30,000 और 10,000 का हमने प्रॉफिट कमाया। तो नॉमिनल अकाउंट अगर आप कहोगे नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट किया। अगर आप कहोगे कि हमारी मॉडर्न अप्रोच में इनकम अकाउंट को इंडिकेट कर रहा है, चूंकि इनकम के नेचुरल बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो जब नेचुरल बैलेंस क्रेडिट हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट करेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तीसरी सिचुएशन जो थी हमने अभी अभी कहा, जहाँ पे हमारी बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी तो 30,000 रुपीज़ है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन तो 30,000 रुपीज़ है, परंतु हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो मान लीजिए ओनली 25,000 ही है। तो हमें सीधा सीधा पता चल गया कि हमें यहाँ कोई लॉस हुआ है, वो हुआ है 5,000 रुपये का। यानी कि जब हमने ये सेल किया हमें कैश में केवल 25,000 ही मिला, तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट रुपीज़ 25,000 रुपीज़, 25,000 कैश अकाउंट डेबिट 25,000। इसके बदले में जो मशीनरी थी वो हमारी मशीनरी 30,000 की चली गई, तो हमने टू मशीनरी कर दिया। अब फर्क आ गया 5,000 रुपये का। तो जिस तरह से वहाँ पे इनकम थी, ये हमारे लिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या जो भी मशीनरी का नाम आ जाएगा, अकाउंट डेबिट 5,000। चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, लॉस इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट है। अगर अपने ट्रीटमेंट करोगे तो जो हमारे लॉसेज है, मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे तो मॉडर्न अप्रोच में हम कहेंगे जो भी हमारे लॉसेज या जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनके नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं, अगर वो इंक्रीज होते हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो हमने कहा लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नॉमिनल अकाउंट की बात करोगे तो नॉमिनल अकाउंट का अगर मैं मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूंगा तो अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में होता है हमारा जो भी एक्सपेंसेस अकाउंट है, जितनी भी एक्सपेंसेस अकाउंट है या जो भी लॉसेस के अकाउंट है, अगर वो इंक्रीज होते हैं, लॉसेस या खर्चे की बात करते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। तो चाहे आप ऐसे समझ लीजिए या इस तरह से समझ लीजिए। तो हमने अब तक क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हमारी जो भी हमारी फिक्स एसेट्स है, जो हमारी फिक्स एसेट्स है उसके परचेज की बात करेंगे या उसके डिस्पोजल की बात करेंगे। अगर परचेज की बात करेंगे तो हमने कहा चाहे आपने परचेज किया हो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने समझा, अगर इंस्टॉलेशन किया है उस केस में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा, और साथ ही साथ हमने समझा कि अगर उस एसेट्स का सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि जो हम डिस्पोजल कर रहे हैं, मशीन को बेच रहे हैं, उस समय 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। जहां पर पहली स्थिति वो हुई जहां पे हमारी बुक वैल्यू जो थी हमारी सेलिंग वैल्यू के बराबर हुई। ऐसी स्थिति भी देखी जहां पे बुक वैल्यू इज हायर देन सेलिंग प्राइस, यानी कि
प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा था। ऐसी स्थिति में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, और ऐसी स्थिति भी देखी जहां बुक वैल्यू जो हमारी जो सेलिंग प्राइस थी दैट इज हायर देन बुक वैल्यू, यानी कि हमें लॉस हुआ, तो ऐसी स्थिति में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ये कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस है जिनको हमें जर्नल में एंट्री करके आगे बढ़ना है। अब हम इसी को आपके बुक के इलस्ट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा, क्वेश्चन में किस तरह से हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर आपकी बुक का 14 नंबर इलस्ट्रेशन समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 14 चैप्टर नंबर है हमारा जर्नल, चैप्टर नंबर है ये 8, चैप्टर नंबर 8 बुक हो गई हमारी टीएस ग्रेवाल, ठीक है। परचेज बिल्डिंग एंड इशू चेक ₹15 लाख, ठीक है भैया। बिल्डिंग परचेज की है हमने, कोई फिक्स एसेट्स परचेज किए 15 लाख रुपीज में, एंड इशू अ चेक, और उसके बदले में नकद नहीं दिया हमने क्या कहा है, चेक इशू किया है, यानी कि ये हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया। हमें जो हमारा अकाउंट मिला है वो मिला है हमारा बिल्डिंग अकाउंट, और सामने जो सेकंड अकाउंट हुआ वो हुआ है हमारा बैंक अकाउंट। परचेज बिल्डिंग, खरीदी है बिल्डिंग, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। परचेज बिल्डिंग और पेमेंट आपने बैंक से किया है, तो बिल्डिंग क्या हुआ, बिल्डिंग जो हुआ है हमारा, बिल्डिंग हो गया हमारे लिए एसेट्स, ठीक है। बिल्डिंग हमारे लिए एसेट्स हो गई, और इस ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट्स के नेचुरल बैलेंस मैंने कहा हमेशा डेबिट होते हैं, और ये इंक्रीज हो रही है, तो हम करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सामने दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, वो हमारा हो रहा है बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट है, बैंक भी हमारी एसेट से नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, परंतु ये डाउन हो रही है हमारा। ये जब पेमेंट करेंगे 15 लाख रुपए से, हमारा जो बैंक है उसका नेचुरल बैलेंस कम हो जाएगा, 15 लाख रुपए से उसका बैलेंस घट जाएगा, तो नेचुरल बैलेंस के अगेंस्ट में काम करेंगे, तो यहाँ पे हम उसे करेंगे क्रेडिट, ठीक है। ये हमने कहा मॉडर्न अप्रोच से, इस तरह से समझ लीजिए। तो एंट्री हुई हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रुपीज हो गया हमारा 15 लाख। अब अगर इसी ट्रांजैक्शन को हम हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में बात करेंगे, तो हमने कहा जो हमारी बिल्डिंग है वो हमारे रियल अकाउंट है, और व्हाट कम्स, जो भी आता है, व्हाट कम्स, बिल्डिंग हमारे बिजनेस में आ रही है, हमारे नए एसेट्स का हमें पोजीशन मिल रहा है, तो व्हाट कम्स डेबिट, जो भी आता है उसे हम डेबिट करते हैं। और हमने कहा कि जो हमारा बैंक अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, और पेमेंट बैंक से हो रहा है। बैंक हमारा हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पे गिवर की पोजीशन में हो गया, क्योंकि बैंक ने क्या दिया है, पेमेंट दिया है, इसके लिए हम इसे करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री हो गई हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप समझ लीजिए। 15 लाख का ये हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन इलस्ट्रेशन का समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे ये बोल रहे हैं हमें, देखिए इस पे वापस आते हैं अपन जल्दी से। ये कहते हैं हमें कि परचेज मशीनरी फ्रॉम रैमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट, ठीक है भैया। 2 लाख में आपने एक मशीनरी परचेज की है, ठीक है। एक अकाउंट हमें मिला मशीनरी और एक मिला रैमसन। रैमसन कोई पार्टी है चंडीगढ़ की जिससे हमने ये माल उधार खरीदा है। तो 2 अकाउंट हमें मिल चुके हैं। दोनों अकाउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से मैं अपने बुक्स में निकाल लेता हूं इस ट्रांजैक्शंस को।
ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 14। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आ जाइए। ओके, ठीक है। परचेज मशीनरी फ्रॉम रैमसेस, दोनों अकाउंट हमें मिल गए। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो अकाउंट मिला हमें, मशीनरी अकाउंट, हमने कहा ये हमारा हो गया मशीनरी अकाउंट। और मशीनरी हमारी क्या हो गई, हमारे लिए हो गई एसेट्स। और हमारी बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती है उनके नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं, और ये उसके फेवर की बात कर रही है। मशीनरी बुक्स में आगमन हो रही है, आ रही है, इसलिए मशीनरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी तरह से जो मैसेज था रैमसन, जो रैमसन है उससे हमने लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर को स्पेसिफिक डेट को हमें उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो रैमसन जो भी हमारी फर्म थी जिससे हमने उधार माल खरीदा, वो हमारी बुक्स में एज अ लायबिलिटी के फॉर्म में आएगी। और इस ट्रांजैक्शन से हमने कहा लायबिलिटी के नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, और अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रैमसन चंडीगढ़, जैसे भी आपका नाम लिखना है, इस फर्म का नाम लिख दीजिए। और 2 लाख रुपए का ये ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स में आ गया। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से बात करूंगा तो जो ये मशीनरी है मेरी, ये मशीनरी है मेरी रियल अकाउंट, और बुक्स में मेरी व्हाट कम्स इन, जो आता है, कम्स इन जो आता है उसे डेबिट करते हैं। इसके लिए मैंने मशीन को डेबिट किया। और जो मैसेज रैमसन है जिसे माल खरीदा है मैंने, ये पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे गिवर की पोजीशन है, उसने कुछ सप्लाई किया है, गिवर की पोजीशन है, इसके लिए मैं उसको क्रेडिट करूँगा। तो मैंने एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रैमसन अकाउंट डेबिट। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप समझ लीजिए। तीसरा जो ट्रांजैक्शन है हमारा, उसको अब समझते हैं। देखिए, ब्रॉट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर दिल्ली फॉर कैश। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट हो गया, एक फर्नीचर अकाउंट हो गया, एक हिंद ट्रेडर हो गया, और एक सूचना दी है कि भी नकद में माल खरीदा, हिंद ट्रेडर हो गया। ये इलस्ट्रेशन में मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं, तो मेरे हिसाब से बार बार रिपीट करूंगा तो आप भी परेशान हो जाओगे। ठीक है, 3 ट्रांजैक्शन मिले हमें, तीनों ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमें मिला फर्नीचर। हमने कहा जो फर्नीचर अकाउंट है, वो जो फर्नीचर अकाउंट है वो हमारे लिए हो गई एसेट्स। फर्नीचर अकाउंट हमारे लिए एसेट्स हो गई, चूंकि हम परचेज कर रहे हैं, बिजनेस में आ रही है। तो अगर आप रियल अकाउंट कहेंगे, तो अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो ये रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन जो आती है उसे डेबिट करते हैं, इसलिए आप उसको डेबिट कर रहे हो। अगर मैं फर्नीचर की बात करूँ मॉडर्न अप्रोच में, तो एसेट्स में है, एसेट्स के नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं, और ये एसेट्स हमारी बढ़ रही है, इसलिए हम कर रहे हैं इसे डेबिट। तो हमने फर्नीचर को तो डेबिट करना डिसाइड कर दिया। साथ ही साथ इस ट्रांजैक्शन में फॉर दिल्ली फॉर कैश, नकद में एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो नकद में जो ट्रांजैक्शन हुआ ये भी हमारी एसेट्स है। ठीक है, और एसेट्स की वैल्यू जब हमने नकद में खरीदा तो हमने पेमेंट किया, तो एसेट्स का नेचुरल बैलेंस तो डेबिट होता है, पर उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। अगर नेचुरल अगेंस्ट के रिवर्स का काम करता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ से अगर हम कहें कि ये जो कैश है हमारा, वो हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का मतलब होता है व्हाट गोज आउट, अगर जाता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो समझ में आया कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट जरूर करेंगे। हमारी जो पहली एंट्री हुई फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ट्रांजैक्शन है ₹10,000 टू कैश ₹10,000। दिक्कत आ गई, ये जो पर्सन थे हिंद ट्रेडर। अगर मैं हिंद ट्रेडर की बात करूंगा, हिंद ट्रेडर, अब इसके साथ क्या करें, हिंद ट्रेडर जो था वो मैंने कहा
मशीनरी सप्लाई, अगर मैं इसको मॉडर्न अप्रोच से सोचूं तो दो तरीके थे। मैंने कहा हिंद ट्रेडर्स को माल या मशीनरी उसने हमने सप्लाई की और उसके बदले में नकद दे दिया, यानी कि ना तो फ्यूचर में इसके साथ कोई एसेट्स की रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है और ना ही कोई लायबिलिटी की हो रही है। इसके लिए मैं इस अकाउंट को आगे लेके नहीं जाऊंगा, मैं इसको यहीं से टाटा बाय बाय कह दूंगा। या मैंने कहा हिंद ट्रेडर जो है, जो मेरे लिए हिंद ट्रेडर है वो मेरे लिए पर्सनल अकाउंट है और गिवर की पोजीशन में है। इसके लिए मैं हिंद ट्रेडर को क्रेडिट करूंगा, पर क्रेडिट करते समय मुझे पता है कि मेरे यहाँ से 10,000 रुपये का कैश ऑलरेडी जा चुका है। मेरे यहाँ पे एक नॉमिनल अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट है वो क्या था, नॉमिनल अकाउंट है रियल अकाउंट है हमारा नकद के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हिंद ट्रेडर जो कि पर्सनल अकाउंट है। तो मैंने कहा जहां पे एडिशनल रूल फॉर जर्नल एंट्रीज रूल नंबर 2, जहां पे एडिशनल रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट रूल नंबर 2, जहां पे मैंने कहा अगर आप नॉमिनल अकाउंट के साथ में पर्सनल अकाउंट का या रियल अकाउंट के साथ में पर्सनल अकाउंट का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम कभी भी पर्सनल अकाउंट को बुक में लेके नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमने हिंद ट्रेडर को टाटा बाय बाय कह दिया और हमने एंट्री कर दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है जरा देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है ब्रॉट कंप्यूटर फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा एंड अमाउंट पेड बाई इंटरनेट ट्रांसफर। ठीक है भाई, बैंक से ट्रांसफर हो गया, आपने ब्रॉड कंप्यूटर आपके लिए पहली एसेट्स हो गई। इसको मैं अब डिटेल में रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि सेम ही ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कंप्यूटर हमारे लिए एसेट्स हो गई, हमारी बुक्स में आ रही है, हम एंट्री करेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। हमारे लिए एसेट्स आ रही है, व्हाट कम्स इन इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि रियल अकाउंट है, या आप कह दीजिए ये हमारे लिए क्या हो गए, ये हमारे लिए एसेट्स अकाउंट हो गए, हमारी बुक्स में आ रहे हैं। हमने एंट्री की कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, जो है टू अब ये नकद न देके हमने बैंक से पेमेंट दिया है, तो टू हम क्या करेंगे, टू करेंगे बैंक। टू क्या करेंगे, टू करेंगे हम बैंक। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इसका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ये ट्रांजैक्शन है कितने रुपए का, 50,000 रुपये का। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा कैश से नहीं गया है, डायरेक्ट इंटरनेट से गया है, कोई बात नहीं। आपके बैंक को जो है हमारा जो बैंक है वहाँ से पेमेंट गया है। पर्सनल अकाउंट है बैंक, पर्सनल अकाउंट है, गिवर की पोजीशन है, इसके लिए क्रेडिट किया। या ये समझ लीजिए कि मॉडर्न अप्रोच में जो हमारा बैंक था वो एसेट्स था और उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, इसके लिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। चूंकि सेम वही बात है, फर्म का नाम भी दे रखा है HP लिमिटेड। मैंने अभी कहा अगर पर्सनल अकाउंट का रियल या नॉमिनल अकाउंट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पर्सनल अकाउंट को आगे कैरी नहीं करेंगे। अभी मैंने कहा चूंकि HP लिमिटेड के साथ गिवर और पोजीशन दोनों पोजीशन खत्म हो गई है, उसने माल दिया, कंप्यूटर दिया, उसके बदले में हमें उसे पैसा दे दिया, ना तो वो एसेट्स बनी ना वो लायबिलिटी बनी। इसके लिए फ्यूचर में हमारा उसके साथ किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं है। तो जब रिलेशनशिप नहीं है तो हम उसको बुक्स में लेके नहीं आएंगे और ओनली बैंक को ही लेके आएंगे। अब अगला ट्रांजैक्शन, मजेदार ट्रांजैक्शन जो फंडामेंटल को समझेगा, जिसको हमने अभी फंडामेंटल पार्ट किया था, जिसने से अच्छे से किया है उसको समझ में आएगा। देखिए, पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए आपने
2500 रुपये का पेमेंट किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मशीनरी जो हमने ऊपर परचेज की थी उसका आपने इंस्टॉलेशन किया है। आप कहोगे सर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एक्सपेंसेस को डेबिट करूं क्या? आप कहोगे सर एक वर्ड आ रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। क्या ये एक एक्सपेंसेस है? ये एक एक्सपेंसेस है या कोई खर्चा है इसके लिए मैं इसको डेबिट करूं? नहीं, मैंने आपसे कहा कि अप टू रेडी टू यूज, जब तक कोई भी मशीनरी कोई भी बिल्डिंग रेडी टू यूज नहीं हो जाती है तब तक के लिए जितना भी खर्चा हुआ उसकी कॉस्ट में ऐड करना है। और कॉस्ट में ऐड करने का मीनिंग ये हुआ कि उस मशीनरी को ही डेबिट कर दीजिए, खर्चे को सेपरेट डेबिट नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे चूंकि इससे मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो हम करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्यों किया? क्योंकि मशीनरी जो है हमारा रूल ये है कि किसी भी फिक्स एसेट्स को जब तक आप रेडी टू यूज नहीं हो जाती है उसके जितने भी खर्चे होते हैं उसकी कॉस्ट में लागत में ऐड करने हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देना है। तो जब वैल्यू को इंक्रीज करना है तो जो हमारी एसेट्स है उसकी वैल्यू का नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो अगर उसको इंक्रीज करना है तो हमें ये 2500 से उसे डेबिट करना पड़ेगा। अगर आपने ये नकद में पेमेंट किया है तो 2 आप कैश कर दीजिए, अगर आपने बैंक से पेमेंट किया है तो आप इसको 2 बैंक लिख लीजिए, जैसा भी आपका ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। परंतु ध्यान ये रखना है, बच्चे गलती ये करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी अकाउंट के नाम से एक खर्चा क्रिएट कर देंगे और उस खर्चे को बुक्स में लेके आ जाएंगे। पर चूंकि दिखने में तो ये खर्चा ही दिख रहा है, पर यहाँ पे एक फंडामेंटल पार्ट ये हो गया, नॉलेज ये हो गया कि रेडी टू यूज ऑफ मशीनरी के लिए अगर कोई भी तरह का खर्चा किया जाता है तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। ये हम अभी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगला जो पार्ट है हमारा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए सेम इसी चीज को रिपीट करेगा। ये कह रहा है ब्रिक्स सीमेंट ₹1,50,000 एंड टिम्बर ऑफ ₹2 लाख परचेज फॉर रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग। आपने जो बिल्डिंग खरीदी थी उसके अंदर ब्रिक्स लगाई है, उसके अंदर आपने क्या किया उस बिल्डिंग के अंदर, उस बिल्डिंग में आपने ईंटें लगा के कुछ पार्टीशन किया होगा, टिम्बर यानी कि फर्नीचर बनाया होगा जिससे आप उसमें काम कर सको। यानी कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग तो पहले ट्रांजैक्शन में खरीद ली थी, उसको काम में लाने लायक लाए हो। यानी कि अब ये जो ब्रिक्स और सीमेंट जो खर्चा हुआ है आपका, या आपने जो टिम्बर से खर्चा किया है, ये खर्चा जो है आपका एक्सपेंसेस न होके आप बिल्डिंग को करंटली रनिंग सिचुएशन में लेके आए हो। रनिंग सिचुएशन में लेके आने के लिए ये ज़रूरी था। तो जो भी खर्चा किया, अगर ये मेरा सामान्य खर्चा होता तो मैं एंट्री करता ब्रिक्स अकाउंट डेबिट। अगर मेरा सामान्य खर्चा होता तो मैं करता ब्रिक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर टिम्बर अकाउंट डेबिट, टिम्बर इन्होंने कहा टिम्बर जो है टिम्बर अकाउंट डेबिट ये मैं करता अगर सामान्य स्थिति होती। ये कह रहा है कि 2 लाख रुपए और ये हो गया 1,50,000 रुपीज़, और चेक से पेमेंट किया है तो मैं 2 करता बैंक, क्योंकि बैंक मेरे लिए यहाँ पे क्रेडिट की पोजीशन में आ गई 3,50,000 से। बट यहाँ पे परिस्थितियाँ बदल चुकी है। यहाँ से इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर आपने ईंट लगाई है तो आपने उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट किया है, आपने फर्नीचर का काम कराया है तो बिल्डिंग में आपने बिजनेस को रनिंग सिचुएशन के लिए एसेंशियल एक्सपेंसेस किए हैं जिसके बिना बिल्डिंग को यूज करना संभव नहीं था। तो यहाँ पे हम जो डेबिट करेंगे इस कॉस्ट को उस बिल्डिंग में ही लेके जाएंगे। तो हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है,
ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे हमारी बिजनेस, हमारी एसेट्स की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के अंदर अगर इंप्रूवमेंट होता है तो हमें उस एसेट्स को डेबिट करना है, ना कि खर्चे के नाम को। इसके अलावा इस इलस्ट्रेशन के अलावा कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो स्पेसिफिकली मशीनरी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को इंडिकेट करेगा, तो उसको अब हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो डायरेक्टली इससे लिंक कर रहा है, जहाँ पे वो स्पेसिफिक उन्हीं ट्रांजैक्शन की बात करता है जो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली सीधा रूप से मशीनरी को परचेज से रिलेटेड है। उसको आप जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए। उस क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा जब हम सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से एक से लगा के लास्ट तक जो भी आपके क्वेश्चन है, 20-30 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, उन क्वेश्चंस को जब कवर करेंगे उसको हम वहां कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है।